बात करेंगे। हज़ारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है इस इल्ज़ाम में कि वो बैरून मुल्क जाकर भीख मांगते हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये ना सिर्फ भीख मांगने की वजह से इनको डिपोर्ट किया गया बल्कि गलत दस्तावेज़ात, जाली वीज़ा और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात में इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये जो तादाद बताई जा रही है 51,000 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं जो कि सऊदी अरब, अरब अमारात, आज़रबाईजान और मुख्तलिफ़ ममालिक में जाते हैं और वहाँ जाकर भीख मांगते हैं। लेकिन किस तरह से ये उन ममालिक में जाते हैं, क्या इनको उस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता? ये तमाम तर जो मामला है इस पर बात करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया, डायरेक्टर FIA हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया साहब। सबसे पहले तो इस मामले पर बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि थाउजेंड्स में बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी जा रहे हैं बैरून मुल्क, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज भी गलत तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है इस वजह से। तो क्या समझते हैं जब बैरूनी ममालिक से गवर्नमेंट्स शिकायत करती हैं तो हम रिएक्टिव तो करते हैं इकदाम, लेकिन क्यों प्रिवेंटिव मेजर्स हम नहीं ले रहे अब तक? जी थैंक यू वेरी मच। बहुत अहम टॉपिक है और आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि इसमें हमारी एक इंटरनेशनल रेपुटेशन जो है और हमारे जो एक ग्रीन पासपोर्ट है उसका जो एक रिस्पेक्ट है दैट इज़ ऑन स्टेक। दो तरह से चीज़ें हैं। एक तो आपने बात की रिएक्टिव होने की, वो रिएक्टिव हम क्यों होते हैं कि हमारे जो बहुत सारे आपने 51,000 लोगों का आपने फिगर दिया जो कि डिपोर्ट हुए दूसरे मुल्कों से। अब जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं उसमें लोग ऐसे भी हैं जो भीख मांगने के इल्ज़ाम पे, इसके अलावा मुख्तलिफ ओवरस्टे उन्होंने किया, मुख्तलिफ क्राइम में इन्वॉल्व हुए या उनके डॉक्यूमेंट ऐसे थे कि वीज़ा तो उनके पास था लेकिन वहाँ जाके दूसरे मुल्कों की इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत उनके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो वहाँ के मुल्क ने उनको एंट्री नहीं दी। अब इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो एक हमारी एक प्रिवेंटिव एक मैकेनिज्म होता है, इनकी एक रिस्क असेसमेंट की जाती है और रिस्क असेसमेंट में वो तमाम एरियाज़, वो जोन्स, वो डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई की जाती हैं जहाँ ये लोग मुख्तलिफ तरीके करके जाते हैं और अल्टीमेटली इनकी ख्वाहिश ये होती है कि वहाँ से यूरोपियन ममालिक में डंकी करके जा सकें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ऐसी स्कैमिंग हो रही है जहाँ पे लोग पहुँच सकें। तो उसके लिए फिर हम ऐसे पैसेंजर्स को जाने से बाहर डिनाई करते हैं। जैसा कि मैं आपको इसी साल में आपको पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स का बताऊँ तो तकरीबन 11 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जिन्होंने फ़्लाई किया। इसमें तकरीबन 6% वो लोग हैं जिनको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स ना होने की बुनियादों पर, मुख्तलिफ टेक्निकल रीजंस, NOC नहीं है, मुख्तलिफ रीजंस की बुनियाद पर उनको बाहर जाने से रोका गया। इसमें कुछ तो वजूहात चलें टेक्निकल हो गई, बट कुछ जो ये लोग डिपोर्ट होकर आते हैं इनकी जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है जहां आपका क्वेश्चन आता है कि फिर हम क्या करते हैं उसके ऊपर, हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो कि डंकी के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए ह्यूमन स्मगलर के झांसे में फंस जाते हैं और वो फिर ऐसी ट्रांजिट कंट्री में जाते हैं टूरिज्म के वीज़ा पे, वर्क परमिट्स लेके, जो फिर वहाँ से इलीगल डॉक्यूमेंट्स बना के बाहर के मुल्कों में जो है इलीगल फर्दर आगे इमिग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा उनकी फाइलिंग करके उनको बाहर जाने से रोका जाता है। लेकिन अली ज़िया साहब देखिए, आम मिसाल है, बड़ा मशहूर है कि जी गंदम के साथ गेहूँ भी पिस जाता है जी। अब मामला ये कि आप जो गैर कानूनी लोग जाते हैं उनको तो ज़रूर रोकें, लेकिन इस तरह की भी शिकायत आती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके कागजात पूरे होते हैं, जो जा भी जेन्युइन रहे होते हैं, उन्होंने वहाँ जाके भीख भी नहीं मांगना होती, उनको भी बाज़ दफ़ा शिकायत ऐसी आती हैं कि एयरपोर्ट्स पे तंग किया जाता है। इस हवाले से एक खबर ये भी आई कि FIA ने 180 अहलकारों को बरतरफ भी किया मुख्तलिफ शिकायत की वजह से। इस पे आप ये बताइएगा कि इसकी रोकथाम के लिए क्या इदारा कोई पॉलिसी डिस्कशन में है इस वक्त कि इस बात को कैसे रोका जा सकता है कि कोई जो जेन्युइन आदमी है उसको एयरपोर्ट पे तंग ना किया जाए? अब आपकी बहुत वैलिड बात है। देखिए, एक किसी भी इदारे को लॉ इन्फोर्स करने के लिए जो एक इनकन्वीनियंस और एक कॉशन का एक बैलेंस बड़ा क्रिएट करना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि आप ये बात बिल्कुल अपने ज़हन में रखिए कि सिर्फ भीख मांगना ही इनका बाहर जाना एक पर्पज़ नहीं होता। दैट इज़ वन ऑफ द इश्यूज़, चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है, खासकर सऊदी अरेबिया में, दुबई में, ओमान में हमें ये चैलेंज फेस करने पड़ते हैं जहाँ से लोगों को इस तरह उनको डिपोर्ट किया जाता है। बहुत सारे और भी इनके रीजंस होते हैं, जैसा मैंने बताया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ये जाते हैं स्कैमिंग के लिए। इस तरह इन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का इस्तेमाल करके 3-4 रूट्स के ज़रिए होकर ये फाइनली यूरोप में दाखिल होना चाहते हैं। अब आपने बात की कि अगर कहीं हमारे अहलकार इसमें शामिल होते हैं या कहीं ऐसी सूरत होती है तो जो फिगर आप दे रहे हैं उसमें और बहुत सारी डिपार्टमेंटल कंप्लेंट्स के अलावा इमिग्रेशन रिलेटेड कंप्लेंट्स भी हैं। उन लोगों को महकमा खुद एहसाबी के अमल के तहत ना सिर्फ डिपार्टमेंटली प्रोसीड करता है बल्कि क्रिमिनल FIRs भी दी जाती हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह के एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और बेसिकली एक बैलेंस तभी हासिल होता है जब अपनी प्रिवेंशन को और विद इन डिपार्टमेंट जो हमारी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है उसको हम एट पार रखते हैं। और मैं एक बात यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा ताकि सबके वो एक काम में आए, ये जो लोग बाहर जाने का इस तरह का एक जो भी सारा एक स्टाइल अपनाते हैं या बाहर जाना चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को हद तक पूरा करने की कोशिश करते हैं,
यहाँ दो चीज़ें बड़ी अहम है, एक है लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स और दूसरी जो आपने बात कही कि उनका पर्पस भी ठीक होता है, जो कि लेजिटिमेट पर्पस ऑफ ट्रैवल है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर तो ऐसे लोग होते हैं खुदा न खास्ता गैर दानिस्ता तौर पे हमारे से कोई ऐसी गलती हो जाए कि वो लोग रोके जाएं, तो हमारा प्रॉपर एक रेमेडी का प्रोसेस है, उन लोगों को इंटरव्यू किया जाता है, उनकी दादसी की जाती है और बाज़ औक़ात मैंडेट से बढ़ के भी एयरलाइंस के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए उनको दोबारा अकोमोडेट किया जाता है। बट यकीन कीजिए कि इस पूरे अमल में उनकी तादाद ना होने के बराबर है, बट रूम रखा गया कि कोई गैर दानिस्ता हो तो उस पर अली साहब, एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि कोई नौजवान अगर ट्रैवल करना चाहता है तो वो ऑफ लोड से कैसे बच सकता है? सर, सबसे पहली बात तो ये कि आप जहन में रखिए कि जो आदमी लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स और लेजिटिमेट पर्पस से ट्रैवल कर रहा है उसको ये सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा एक काउंटर ऑपरेटर है जिसको इस काम के लिए एक इमिग्रेशन काउंटर पर लगाया है, वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है। हमारा एक काउंटर ऑपरेटर दिन में तकरीबन 350 से 450 लोगों की इमिग्रेशन करता है। उसके पीछे पूरा एक रिस्क फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, जिसमें उसके क्वेश्चंस, उसका एक्सपीरियंस, जो पूरा एक सेटअप है वो काम कर रहा है, उसको ट्रेन करने में कि उसने किस तरह से कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ। सो पहली बात तो लेजिटिमेट ट्रैवलर विद लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने फिर आपके क्वेश्चन पर आता हूं कि अगर आपका पर्पस भी है, डॉक्यूमेंट्स भी जायज़ हैं, सो पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों को कोई शक है तो उनके लिए हमने हेल्पलाइन कर दी। हमारी UAN भी है जिसका नंबर हमने अपने एयरपोर्ट पर डिस्प्ले कर दिया। हमारे अपने दफ्तर में लाहौर में 24 घंटे एक हमारा इंफॉर्मेशन डेस्क काम कर रहा है, हम वहाँ भी लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों के अलावा हमें उनको रिटर्न रीज़न भी देनी है ऑफलोड करते हुए। एक परफॉर्मा बना लिया गया है जिसके तहत हम उनको रिटर्न रीजंस देंगे कि अगर आपको जाने से डिनाई किया गया है तो उसके रीजंस क्या हैं। उसमें कभी हमने इसी साल तकरीबन 300 के करीब ऐसे लोग हमने पकड़े जो कि फौज डॉक्यूमेंट पर बाहर जा रहे थे, फिर FIR भी उनके खिलाफ हुई। सो ये टॉपिक इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, बट जो लोग जायज़ पर्पस जाना चाह रहे हैं बिल्कुल परेशान ना हो और आए अपना ट्रैवल करें। ME एप्लीकेशन जो FIA लॉन्च करने जा रहा है, क्या उससे अगर इमिग्रेशन घर बैठे को बंदा कर लेगा तो इस तरह के वाकयात में कमी आएगी? सबसे पहली बात तो ये कि जो ME एप्लीकेशन का नाम लिया आपने, ये आपके पिछले सवाल में मुझे हेल्प आउट करता है आपका जवाब देने के लिए कि ये एक वे फॉरवर्ड है लोगों को हेल्प करने के लिए, उन लोगों को जो लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट साथ लेजिटिमेट ट्रैवल करना चाहते हैं। अब बात आती है ME एप्लीकेशन जो है ये इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगी ट्रायल बेसिस पे जनवरी एंड या फरवरी स्टार्ट तक। इससे लोगों को ये फ़ायदा होगा कि लोग अपना डाटा 24 से 48 घंटे पहले इसमें ऐड कर देंगे। उससे एक तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स के इन आ जाएंगे तो उसके अंदर एक सेल्फ चेक सॉफ्टवेयर है जो उसको चेक कर लेगा, उनको एक बारकोड मिल जाएगा। जब वो बारकोड लेके इमिग्रेशन काउंटर पे आएंगे तो उनको दोबारा से डाटा फीडिंग के अमल से नहीं गुजरना पड़ेगा। वहीं जब उसकी एक जिस तरह की फास्ट लेन होती है वहीं पर जब उसको स्कैन किया जाएगा उनका डाटा पॉपअप हो जाएगा, इंशाल्लाह उनके लिए वो फंक्शन मजीद स्मूथ हो जाएगा। हुकूमत इकदाम तो कर रही है, ये एप्लीकेशन जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अगेन वही बात आती है कि FIA पर इल्ज़ाम भी लगते हैं। ये भी 180 एहलकारों को बरतरफ भी किया गया है, रिश्वत, बदउनवानी, इस किस्म के इल्ज़ामात भी लगते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि बिल्कुल नीचे से ये मामला स्टार्ट होते हैं फिर वो आगे जाते हैं। अभी डकी वाला जो मामला है, NCCIA वाला जो रोल था वो भी आपके सामने है। तो ये जो इंटरनल मामला आते हैं पहले तो इनको हमें ठीक करना पड़ेगा ताकि फिर हम बेहतर तरीके से आगे डिलीवर कर सकें। तो इसमें आप क्या समझते हैं, कहाँ होल्स हैं और कहाँ गैप्स हैं, उनको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बताइए। जी, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि वी आर मैन इन स्किन फर्स्ट एंड मैन इन यूनिफॉर्म लेटर। सो बेसिकली FIA का जो हर एहलकार है वो अपनी सोसाइटी का एक रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको लाज़िम बात है हम आप में से हैं, आप हम में से हैं। सो कहीं ना कहीं ये शिकायत होती हैं और इसमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी होती है। लेकिन आप अगर परसेंटेज देखें और 7-8 हज़ार लोगों में से अगर 180 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, आइडेंटिफाई हुए, महकमे से निकाल दिए गए। सो हम बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड लोगों को इसका मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते जो अपनी ड्यूटी के लिए डेडिकेटेड आते हैं और अपना काम सर अंजाम करके जाते हैं। सो महकमे में आपने जो दूसरी मिसाल भी दी जिस केस की, उसमें भी आप देखें कि सादुर रहमान के केस में उसमें भी उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और हमारे जो FIA लाहौर नहीं वो FIR उसमें दर्ज की। सो ऐसे लोगों को जब भी कभी पॉपअप होते हैं या महकमा खुद जांच पड़ताल करता है, और ये फिगर्स भी हमारे DG ने खुद जो है मीडिया को और सेनेट के सामने पेश किए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम कभी भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं करते हैं। हम इस चीज़ को हम कभी उनके लिए ढाल नहीं बनने देते।